सोशल फैक्टर्स की तरफ कि कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे बिज़नेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्या हैं वो सोशल फैक्टर? कोई 4 तरह के सोशल फैक्टर हैं। चेंज इन सोशल एस्पेक्ट्स, डेमोग्राफी, cultural factors, and aging population। तो कोई 4 सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। चेंज इन सोशल एस्पेक्ट्स, डेमोग्राफी, कल्चरल फैक्टर्स एंड एजिंग पॉपुलेशन। चेंज इन सोशल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? चेंज इन कंज्यूमर, फैशन, ट्रेंड, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की हैबिट चेंज होना, ट्रेंड चेंज होना, फैशन चेंज होना, प्रेफरेंसेस चेंज होना, ये एक चेंज इन सोशल एस्पेक्ट है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। कि कंज्यूमर का हमारी प्रोडक्ट का फैशन, टेस्ट, ट्रेंड, प्रेफरेंस है तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। नहीं, चेंज हो गया है तो फिर क्या बन गया? थ्रेट बन गया। तो ये एक सोशल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या ख्याल है? नोकिया फेल क्यों हुआ? सोशल एस्पेक्ट चेंज हो गया। कंज्यूमर ने क्या किया? नोकिया बनाई जा रहा था कीपैड मोबाइल। कंज्यूमर ने टच फ़ोन देखा, उन्होंने टच किया, इनको चस्का बड़ा मिला। क्या ख्याल है? और देखा देखी सब ने क्या किया? अपने पास टच फ़ोन रखना शुरू कर दिया। मीन क्या चेंज हो गया? फैशन चेंज हो गया। मोबाइल क्या है? नीड है, फैशन है? मोबाइल ज़रूरत है या फैशन है? दोनों है। नीड भी है। हाँ, नीड है कि नहीं होगा तो बंद होगा, तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी, नब्ज़ बंद हो जाएगी, मर जाएंगे हम। तो नीड भी है। हाँ, नीड है ना। कभी मोबाइल की बैटरी ना हो तो लोग पागल हुए होते हैं, यार थोड़ा सा चार्जर लगाएं, यार ये थोड़ा सा चार्जर लगाएं। हाँ, सांस बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी। क्या ख्याल है? या फैशन है? ज़्यादा फैशन है, ज़्यादा फैशन। चलिए, नीड होगी एक मोबाइल रखने की। ये जो लोगों ने 2-2 3-3 रखे हुए हैं साथ, ये क्या है? क्या ख्याल? सो कंज्यूमर का फैशन, ट्रेंड, हैबिट, प्रेफरेंसेस चेंज होने से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। तो ये एक सोशल फैक्टर है। क्या ख्याल है? नोकिया तबाह हो गया इस वजह से। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? टाइप ऑफ सोसाइटी, कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की सोसाइटी हमारे बिजनेस की टाइप की है या नहीं है तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, नहीं है तो नेगेटिव मीन थ्रेट। हम एक इस्लामी कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस करने जा रहे हैं तो डेमोग्राफी नेगेटिव है, थ्रेट है। हम एक ऐसे कंट्री में चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बर्थ रेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो क्या हुआ? सोसाइटी हमारे टाइप की रही? नहीं। अब इस सोसाइटी में हमारे टाइप के कस्टमर मीन बच्चे नहीं होंगे, अब यहाँ पे अडल्ट्स होंगे या बूढ़े होंगे। तब हमें क्या करना है? अपने बिजनेस को चेंज करना है। सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट्स तक नहीं रहना, हमें अडल्ट्स गारमेंट्स की तरफ भी जाना है। अगर सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट्स तक रहेंगे तो सोसाइटी हमारे टाइप की नहीं रही। क्या ख्याल है? इस तरह से कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कल्चर का मतलब क्या है? नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स। किसी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स या एटीट्यूड टुवर्ड्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या हैं? पॉजिटिव हैं और हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट्स की तरफ पॉजिटिव हैं तो अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे बिजनेस की तरफ पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? थ्रेट है। ये ऑलमोस्ट डेमोग्राफी और कल्चर फैक्टर एक ही चीज़ है कि सोसाइटी की टाइप में सोसाइटी की बिलीव्स क्या हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, आइदर हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज की तरफ हैं
या फिर नहीं है, और ये चेंज भी होती रहते हैं। क्या ख्याल है? तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। देखा जाए तो सोशल एस्पेक्ट, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, अल्टीमेटली उसी टाइप की सोसाइटी भी है। कुछ चीज़ों को प्रेफर करने वाली, कुछ चीज़ों को प्रेफर करने वाली नहीं है, और वही क्या एक तरह का वहाँ का कल्चर भी है। क्या ख्याल है? तो इनमें चेंज आना अल्टीमेटली हमारा बिजनेस उससे अफेक्ट होता है, और आजकल इनमें चेंज बहुत तेज़ी से आता है, और वो बिज़नेस सर्वाइव करता है जो अकॉर्डिंग टू चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, फैशन, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ लोकल नेशन चलता है, वो सर्वाइव करता है। जो इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलता वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसलिए बिजनेस को क्या करना है, इनके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उसे फोकस करना है। एक वक्त है जी हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन भी एक सोशल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एजिंग पॉपुलेशन क्या है कि सोसाइटी के अंदर एक सर्टन एज के लोगों का ज़्यादा होना, ये क्या है? एजिंग पॉपुलेशन है। लाइक यूके, यूरोप के कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन हो गई है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं, मीन बूढ़े ज़्यादा हैं, यंग जनरेशन या चिल्ड्रन वहाँ पे कम हो गए। क्यों? ड्यू टू लो बर्थ रेट। बर्थ रेट वहाँ पे लो है। बर्थ रेट क्यों लो है? लेट मैरिजेस, लोग जल्दी शादियाँ नहीं कर रहे। क्यों? शादी करने के बाद वहाँ पे इतने ज़्यादा कोलैप्सिस हैं, इतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेशियो है कि लोग शादियों से वैसे ही डर गए हैं, तो शादियाँ नहीं हो रही, जिस वजह से बर्थ रेट जो है वो लो हो गया है। और जब बर्थ रेट लो हो गया है तो नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यंग जनरेशन भी आगे नहीं आ रही, और जो लोग ऑलरेडी यंग थे वो क्या हो गए हैं? अब बूढ़े हो गए। वो बूढ़े ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे डेथ रेशियो भी कम है। मेडिकल डिस्कवरीज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं वहाँ पे कि वो मरे हुए बंदे को खड़ा कर देती हैं। इसलिए लोग जो है वो ओल्ड एज ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? मेडिसिन बड़ी अच्छी है। तो पॉपुलेशन क्या हो गई है? एजिंग हो गई है। मीन ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन और यंग जनरेशन कम हो गई है ड्यू टू लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। क्या ख्याल है? बर्थ रेट कम क्यों है? ड्यू टू लेट मैरिजेस। मैरिजेस लेट क्यों है? क्योंकि लोग सारे पढ़े लिखे हैं और सारे काम करते हैं, और जब लोग काम में पड़ जाते हैं, स्पेशली फीमेल, तो इनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि अब इतना कमाने वाला कोई होगा तो शादी होगी। इनके स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसी बात है ना? हमारे माशरे में भी ये चीज़ आना शुरू हो गई है कि इतना कमाने वाला होगा, ओबियसली ख़ानदान में तो है नहीं, जो हैं वो इतने कमाने वाले नहीं हैं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शादी अब उसी से होगी जो मेरी टक्कर का होगा, मीन इतना कमाने वाला होगा, और उस वजह से मैरिजेस क्या हो रही हैं? लेट हो रही हैं। ठीक है, हम यूके, यूरोप की बात कर रहे हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? एजिंग हो गई है। मीन ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं और यंग जनरेशन, चिल्ड्रन कम हैं। तो ये सोसाइटी के लिए ख़तरा बन गए हैं। कैसे? कि वो ओल्ड एज लोग नियर टू रिटायरमेंट हैं, और अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो पीछे से उनको रिप्लेस करने वाले नहीं हैं। और जब रिटायर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? इनको रिटायरमेंट बेनिफिट देने हैं। बेनिफिट कहाँ से देने हैं? वो लोग जो काम कर रहे हैं उन पे टैक्स चार्ज करके, और अगर वो काम करने वाली यंग जनरेशन है ही कम तो उन पे टैक्स फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? रिफ्यूज़ कर देंगे, काम ही नहीं करेंगे। क्यों? हमने इतना टैक्स ही देना है। लाइक 40% इनकम का टैक्स देना पड़ता है लोगों को। तो क्या हो गया? इकॉनमी के लिए ख़तरा हो गया कि वो चीज़ जो ये ओल्ड एज प्रोड्यूस कर रहे थे, नेशनल इनकम, अब अगर ये रिटायर हो जाएंगे और इनको पीछे से रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो नेशनल इनकम प्रोड्यूस होगी? नहीं। ये क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। अब इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है। अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। मीन एजिंग पॉपुलेशन इटसेल्फ हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह नहीं है, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की? कि भाई क्या करो, लोगों को एनकरेज करो टू वर्क बियॉन्ड रिटायरमेंट एज। क्या करो?
encourage to work beyond retirement age, मीन जल्दी रिटायर ना हो, रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहें। कैसे इनकरेज किया जाएगा लोगों को भाई? पैसे दे के, नोट दिखा के मूड बदले जाएंगे। और वो नोट किसको बेयर करना पड़ेंगे, पैसे किसको बेयर करना पड़ेंगे? नहीं, बिजनेस को। बिजनेस से इनकरेज करना है ना भाई, अभी रिटायर ना हो, आगे तो 4 साल और काम कर, क्यों? पीछे रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कैसे उनको विलिंग करोगे? तेरी पे इतनी इंक्रीज कर देते हैं, तो पे का बर्डन किसे फेस करना पड़ेगा? बिजनेस को। या गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो रिटायरमेंट एज। इन अगर आप पहले जो है वो लोगों को 30 ईयर सर्विस के बाद रिटायर करते थे, तो आप 40 ईयर्स के बाद रिटायर करो। जब ये रिटायरमेंट एज एक्सटेंड करेंगे तो जो नए लोग आने हैं वो तो फ्रेश क्वालिफाइड टेक्नोलॉजी आईटी उन्होंने पढ़ी होती है। ये पुराने बाबों ने क्या आईटी टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है? तो इनको आगे 10 साल और काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईटी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देना पड़ेगी। वो ट्रेनिंग की कॉस्ट, टाइम किसको बेयर करना पड़ेगा? बिजनेस को। तो ये बिजनेस के ऊपर इफेक्ट है एक्सटेंडिंग रिटायरमेंट एज का भी। जब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप क्या करो भाई, बाहर से लोगों को जो है वो कॉल करो। मीन क्या करो? फॉरेन से लोगों को जो है वो कॉल करो, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करो। मीन अगर आपके पास जो है वो बूढ़े हैं, जवान नहीं है, तो आप क्या करो? दूसरे कंट्री से एक सर्टन एज वाले और सर्टन क्वालिफिकेशन वाले लोगों को कॉल करो। इमिग्रेशन के थ्रू लोगों को कॉल करो। अब वो किसने कॉल करना है? बिजनेस ने। उनका वीज़ा प्रोसेसिंग, उनकी सारी ये ट्रैवलिंग, ये किसने बेयर करनी है? बिजनेस ने। तो ये बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है। या गवर्नमेंट क्या कहती है कि क्या किया जाए? बर्थ रेट को इंक्रीज किया जाए। वो कपल्स, वो जोड़े जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे, उनको सपोज हम क्या करेंगे? सब्सिडीज देंगे, ग्रांट्स देंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे बर्थ रेट इंक्रीज़ हो। बर्थ रेट इंक्रीज़ होगा तो ये एजिंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट कर रही है जी? प्रोवाइड कर रहे हो क्या? ग्रांट्स टू फैमिलीज। कौन सी फैमिलीज? हु हैव मोर चिल्ड्रन, कि जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको क्या किया जाए? कोई ग्रांट्स दी जाए, कोई सब्सिडीज़ दी जाए, टैक्स में कंसेशन दी जाए। तो अल्टीमेटली ये ग्रांट सब्सिडीज गवर्नमेंट ने कहाँ से देनी है? बिजनेस पे टैक्स चार्ज करके। तो एजिंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करना है तो अल्टीमेटली आपको जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा इनको, तो बिजनेस को पे इफेक्ट आएगा। लोगों को इनकरेज करना है टू वर्क बियॉन्ड रिटायरमेंट एज, तो पैसा दिखा के आपको इनकरेज करना पड़ेगा, बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। नहीं, फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, बाहर से लोगों को कॉल करो, तो वीज़ा का उनका मसला कॉस्ट है, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, बिजनेस को बेयर करना पड़ेगी। या वो फैमिली जिनके ज़्यादा चिल्ड्रन हैं उनको ग्रांट सब्सिडीज दी जाए, तो गवर्नमेंट ने कहाँ से देनी है? बिजनेस पे टैक्स चार्ज करके। तो ये बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। तो कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन क्या है? एजिंग है, तो उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन भी क्या है? एक सोशल फैक्टर है। क्या ख्याल है? ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी एजिंग है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी एजिंग है। यस, यूके यूरोप के उल्ट एजिंग है। वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं, चिल्ड्रन यंग जनरेशन कम है। यहाँ पे चिल्ड्रन यंग जनरेशन ज्यादा है, ओल्ड एज लोग कम है। उसकी रीजन क्या है? हाई बर्थ रेट। आपको पता है हर गली में 2-2 स्कूल हैं पाकिस्तान में, और मजे की बात है वो चल रहे हैं। इसका मतलब एक गली में 2 स्कूलों के बच्चे हैं। क्या ख्याल है? कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देखो, भरे पड़े हैं, 200-200 स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। इसका मतलब यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा और ओल्ड एज लोग कम हो गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? हाई डेथ रेशियो। लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं। क्या ख्याल है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में कितनी रह गई है? बड़ी मुश्किल से 50 to 55 ईयर्स। अपनी फैमिली में देखो, हर 40+ बंदे को कोई ना कोई बीमारी है।
क्या ख्याल है, उसे शुगर है, उसे बीपी का इशू है, उसे क्या इशू है? रीज़न क्या है? डेथ रेट यहाँ पे हाई हो गया है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है और बर्थ रेट हाई है। मेडिकल डिस्कवरीज बहुत गंदी है यहाँ पे। एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन खाते हो तो आपको 4 बीमारियां और लगा देती है। क्या ख्याल है? हेल्दी डाइट नहीं है यहाँ पे। वेजिटेबल्स हम पता नहीं किन गंदे गंदे पानियों से पैदा हुई खा रहे हैं। दूध की शक्ल में ये पता नहीं हमें क्या केमिकल्स पिलाई रखते हैं। क्या ख्याल है? बाहर ऐसी चीज़ें नहीं है, बाहर हेल्दी डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, इसलिए लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे 80 ईयर्स है। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी एजिंग है लेकिन उसके अगेंस्ट है। और जब यंग जनरेशन ज़्यादा है ना, तो ये भी सोसाइटी के लिए ख़तरा है। क्यों? इससे क्राइम रेट इंक्रीज होगा। ये यंग जनरेशन के अंदर क्या है? एग्रेशन, एनर्जी, ये इन्होंने कहीं पे लगानी है। अगर काम पे नहीं लगाएंगे, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर गलत कामों में लगाएंगे, मोबाइल स्नैचिंग में लगाएंगे, चोरियां डाकों में लगाएंगे, जिससे क्राइम रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन हमारी बुक में चूंकि एजिंग पॉपुलेशन सिर्फ यूके यूरोप की दी गई है, तो उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये हमें लर्न करनी है। सोशल फैक्टर में ही एक और टॉपिक हमें आगे मिलेगा, बिजनेस एथिक्स के नाम से। कहते हैं कि आजकल सोसाइटी की सपोर्ट लेने के लिए बिजनेस को क्या करना है? एथिकली बिहेव भी करना है। ये एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? इखलाकियात, बिहेवियर। क्या ख्याल है? एथिक्स का मेन मतलब होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट बिहेवियर है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट बिहेवियर है। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर। और हमें क्या करना है? राइट बिहेवियर की तरफ जाना है या रॉन्ग बिहेवियर? राइट बिहेवियर की तरफ। और ऐसा बिजनेस जो राइट बिहेवियर मीन एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ जाता है, उसे सोसाइटी ज़्यादा प्रेफर करती है। ऐसे बिजनेस जो रॉन्ग बिहेवियर करते हैं, मीन एथिकली बिहेव नहीं करते, मीन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करते हैं, तो उसे सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे बिजनेस क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। क्यों? सोशल फैक्टर आपको तबाह कर देता है। इसलिए बिजनेस को क्या करना है? बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है। मतलब क्या हुआ? वाइल मेकिंग डिसीजन राइट रॉन्ग को कंसीडर करना है कि मैं ये जो करने जा रहा हूं ये सोसाइटी के लिए राइट है या नहीं है। क्यों? अगर सोसाइटी के लिए रॉन्ग है तो आपका बिजनेस भी तबाह हो जाएगा। क्यों? आपने एथिकली बिहेव नहीं किया, एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो नहीं किया। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स डीलिंग विद डिसाइडिंग राइट और रॉन्ग इन देयर डिसीजन मेकिंग। और उसके लिए क्या करना है? बिजनेस को कुछ एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है। क्या एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है? बिजनेस को जो है वो इंटेग्रिटी शो करनी है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी शो करनी है। सोसाइटी के साथ आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, कस्टमर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, सप्लायर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको इंटेग्रिटी के साथ ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ऑलमोस्ट एक चीज़ ही है, लेकिन इंटेग्रिटी का मतलब क्या आ जाता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग होनी चाहिए, मीन चीज़ें छुपी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एथिकल वैल्यूज बिजनेस को क्या फॉलो करनी है? ट्रस्टवर्थीनेस। ट्रस्टवर्थीनेस का मतलब क्या है? सच बोलना है, झूठ को अवॉइड करना है, जनता का अपने ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करना है कि आप वाकई ही अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा एथिकल वैल्यूज आपको क्या फॉलो करनी है? लॉयल्टी भी शो करनी है। किसके साथ? अपने स्टेक होल्डर के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, शेयर होल्डर के साथ, इवन अपनी नेशन, अपने कंट्री के साथ भी लॉयल्टी शो करनी है। ये क्या है? बिजनेस एथिक्स है। अगर आप लॉयल नहीं हो दूसरों के साथ तो फिर आप राइट नहीं बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर की तरफ जा रहे हो। उससे फिर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे।
इसके अलावा एथिकल वैल्यूज क्या फॉलो करनी है? फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है कि डिसीजन लेते वक्त सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, दूसरों का बेस्ट भी कंसीडर करना है, फेयरली चलना है आपने। ये नहीं कि बस अपना बेस्ट 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 प्रॉफिट 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 देखी जाओ, दूसरे को नुकसान 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 पहुंचाओ, नहीं, ये फेयरनेस नहीं है, राइट बिहेवियर नहीं है। इसके अलावा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है CSR, स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है। इसको अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना है। क्यों? सोसाइटी से ही कंपनी बनी है, सोसाइटी की सपोर्ट से ही कंपनी है, तो आपको क्या करना है? सोसाइटी का भी देखना है। ये सोसाइटी का देखना अपने प्रॉफिट के साथ, इसे क्या नाम दिया जाता है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे सोसाइटी का देखना है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स देनी है, इनोवेशन के थ्रू नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करके देनी है, सोसाइटी में कुछ डोनेशन चैरिटीज भी देनी है, सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको कहीं पे ट्रीज लगाने हैं, कोई पार्क्स बनाने हैं, इस तरह के काम भी करने हैं। क्यों? ये काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो आप पे टैक्स चार्ज करके करेगी, तो बेहतर नहीं आप डायरेक्टली कर दो। तो एक बिजनेस को क्या करना है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। क्यों? ये बिजनेस एथिक्स में आता है, मीन राइट बिहेवियर में आता है, मीन अपने प्रॉफिट के साथ सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। क्यों? सोसाइटी से आपका बिजनेस है, तो इसलिए आपने सोसाइटी को अफेक्ट होने से बचाना है ताकि आपका बिजनेस भी बचा रहे। सो बिजनेस एथिक्स कि सोसाइटी के अंदर अपने बिजनेस की सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है। बिजनेस एथिक्स क्या है? डीलिंग विद राइट और रॉन्ग व्हाइल मेकिंग डिसीजन, डीलिंग विद राइट और रॉन्ग व्हाइल मेकिंग डिसीजन। और एक बिजनेस को कुछ एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है। क्या वो वैल्यूज हैं? इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्थीनेस, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन CSR। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी, एक तो हमने टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी देखनी है कि हमारे कंट्री में जहाँ पे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, क्यों अगर है तो हम उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, मीन अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर हमारे कंट्री में जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, दिस मीन हम कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करके कंपटीशन को डील नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो ये क्या होगा? थ्रेट। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रही हैं तो ये क्या है हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस नहीं हो रही तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? थ्रेट बनेगा। क्या ख्याल है? सो क्या हमने कवर करना है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर? हमने कोई 3 डिफरेंट हेड्स कवर करने हैं। एक हमने कवर करना है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स के टेक्नोलॉजी का हमारे बिजनेस के वर्किंग मेथड्स पे क्या इम्पैक्ट है। एक हमने कवर करना है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। और एक जो मेन हेड हमने कवर करना है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। सो कि 3 हेड्स हमने कवर करने। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स क्या है कि वो काम जो पहले लोग करते थे हाथों से, अब वो किसने रिप्लेस कर लिया है? टेक्नोलॉजी ने।
वर्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन नाउ परफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजी, एक पॉइंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है, मैन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है कहाँ तक, हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क तक। बाकी नीचे प्रोडक्शन सारी कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी मीन मशीन। तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि इवन द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, ये जो रोबोटिक सिस्टम आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इससे हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क भी अब कौन परफॉर्म करना शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी मशीन मीन बंदा बिल्कुल ही अब खत्म हो गया। ये 3 पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड, टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द टेक्नोलॉजी, man has been restricted to high level intellectual task only. Even with the growth in technology, artificial intelligence या robotic system, high level intellectual tasks are now performed by the technology. नीचे एक छोटा सा टॉपिक है, impact of technology on product and services क्या है, impact of technology on product and services क्या है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है हमारे पास, क्या, एक तो है CAD, एक है CAM और एक है प्रीमियम ऑफ सर्विसेज। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मीन वो डिज़ाइनिंग जो पहले बंदे करते थे अब किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट डिज़ाइनिंग होती है। तो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मीन प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग अब किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, मशीन्स के थ्रू। CAM क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, मीन मैन्युफैक्चरिंग अब चीज़ों की किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू, मशीन्स के थ्रू। इवन सर्विसेज भी जो बंदे देते थे अब कौन दे रहा है, कंप्यूटर सिस्टम दे रहा है। कौन सी सर्विसेज, ये पुराने ज़मानों में हम बीमार होते थे तो हम क्या करते थे, डॉक्टर साहब के पास जाते थे, डॉक्टर साहब हमें जो है वो बिठाते थे, क्या करते थे, यहाँ से ये यूँ हाथ रखते थे और यूँ क्लॉक की तरफ देखते थे, कभी आंखें बंद करते थे, कभी खोलते थे, और उनको पता चलता था कि आपका पल्स रेट क्या चल रहा है, क्या आपका बीपी चल रहा है, फिर हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। अब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, यहाँ पे एक मशीन लगाता है, फौरी उसे पता चल जाता है कि आपका बीपी क्या चल रहा है, क्या हार्ट रेट चल रहा है, और प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है। नहीं, वही काम जो पहले सर्विसेज लोग देते थे अब कौन दे रहे हैं, मशीनें। बल्कि अब क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक चुटकी लगाते हैं, चुटकी लगाते ही स्क्रीन पे टी 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 सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है और डॉक्टर साहब को पता चल जाता है जी आपका पल्स रेट क्या चल रहा है, क्या बीपी है, और उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये क्या है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मीन वो काम जो पहले बंदे करते थे अब कौन कर रही हैं, मशीन, कंप्यूटर। ये आपको पता है, आप ये जो अकाउंटिंग कर रहे हो ये सारी भी कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अब हमने क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंट्री एंटर करनी है, सपोज कैश टू सेल या डाटा टू सेल, उसका जर्नल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा, उसका लेजर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा, उसका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा। आप सिर्फ कहोगे प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट प्रिंट करके दे देगा। और हम ये जाके ये लीका लगाओ, जर्नल के खाने बनाओ, ये नीचे लीका लगाओ, ये डिस्क्रिप्शन लिखो, यहाँ पे अमाउंट डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, यहाँ से अमाउंट उठाओ, ये लीके मारे, लेजर बनाए, लेजर में पोस्टिंग की, लेजर से कैलकुलेशन की, ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा हो, कहाँ पे एरर है, एरर फाइंड किया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। ये सारा हम क्या कर रहे हैं, जक मार रहे हैं। अब ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इवन 99% ऑर्गेनाइजेशन इस कंप्यूटर सिस्टम पे अकाउंटिंग कर रही हैं। सॉफ्टवेयर मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, सिर्फ आपने एंटर करना है कैश टू सेल या डाटा टू सेल, बाकी सब कुछ सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली होगा। ये जो हम 6-6 घंटे घर बैठ के अकाउंटिंग के पेजेस पे पेजेस, रजिस्टर पे रजिस्टर भरी जा रही है, क्या कर रहे हैं, जक मार रहे हैं। कल को जाके आपने ये काम नहीं करना, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो काम जो पहले अकाउंटेंट कर रहे थे अब कौन कर रहा है, मशीन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, सीखने के लिए कि वो कंप्यूटर के अंदर वो लेजर बनता है, जर्नल के बाद उसके बाद ट्रायल बैलेंस में एंट्री जाती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ से जाती है एंट्री। तो वो सॉफ्टवेयर कल को डिज़ाइन अगर करना पड़ा या उसके अंदर उसके मसले निकालना पड़े तो उसके पीछे नॉलेज ये हमारे लीके डब्बे हमें देंगे, इसके थ्रू ही हम सीख रहे हैं।
सो ये क्या है, 3 इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कैम्प्ड कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मीन वो काम जो पहले लोगों के थ्रू सर्विसेज दी जाती थी अब कौन दे रहा है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम दे रहा है। तो 3 पॉइंट हमने लर्न करने। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मैथड्स, क्या ख्याल है, टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन आर नाउ रिप्लेस्ड बाय द मशीन कंप्यूटर्स, मैन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू हाई लेवल इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल टास्क ओनली। Even with the growing increase in technology like robotic system, artificial intelligence, intellectual tasks are now performed by the computers. नहीं, 3 पॉइंट आप लिखें इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, तो वो क्या है, 3 है, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है। नीचे उसने कुछ एग्जाम्पल दे दी। कहते हैं नोकिया इज अ रीसेंट एग्जाम्पल दैट कुड नॉट अपडेट इट्स टेक्नोलॉजी एंड कुडंट कंपेयर द कंपैटिटर कम्पीट द कंपैटिटर्स, इसलिए फेल होगी कि टेक्नोलॉजी उसने जल्दी अपग्रेड नहीं की थी। अ करंट एग्जाम्पल हैज़ बीन द कंपटीशन बिटवीन मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन सच एज सोनी एंड टोशिबा टू अचीव अ टेक्नोलॉजिकल लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन विद द लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टेक्नोलॉजी। इवन एंड्रॉयड सिस्टम वाली अब जो है वो LEDs आ गई हैं हमारे पास, पूरा का पूरा कंप्यूटर है उनके अंदर। टेक्नोलॉजी हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल बटन्स टू रिमोट एंड नाउ टू द टच स्क्रीन। स्क्रीन को टच करने से अब क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर कमांड्स एंटर हो रही हैं। इसके अलावा जो मेन हेड है इसमें वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर करते हैं। क्या है जी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग, और भी हैं लेकिन अभी ये 3 पहले कवर करते हैं। डाउन साइजिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर डाउन साइजिंग कर सकते हो। 50 मजदूर एक काम कर रहे हैं तो क्या करो, वहां पे एक मशीन लगा दो, तो एक मशीन को चलाने के लिए बस 1 या 2 बंदे चाहिए होंगे, बाकी 48 लोगों को क्या किया आपने, फारिग कर दिया। ये जो फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू वर्क परफॉर्म करना है, फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू वर्क परफॉर्म करना है, इसे क्या नाम दिया जाता है, डाउन साइजिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस अपने ऑपरेशंस कम कर रहा है, नहीं, ऑपरेशंस उतने ही चल रहे हैं, प्रोडक्शन उतनी ही चल रही है, लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू चला रहा है। मीन वो काम जो लोग कर रहे थे अब कौन करेगा, मशीन टेक्नोलॉजी करेगी, तो ये क्या है, डाउन साइजिंग। किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू। कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर क्या हुआ कि आप डाउन साइजिंग मीन फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हो। यह इम्पैक्ट क्या है, डीलेयरिंग। डीलेयरिंग क्या है, क्या आप एक टॉल स्ट्रक्चर में सपोज काम कर रहे हो, ये ऊपर लीडर है, डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन स्लो होती है। रोजाबत मोस कांटर ने मैं बताया था, इनका काम है डिसीजन लेना, इनका काम है काम करना, बीच वाले रास्कल क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बातें नीचे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नीचे से बातें ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनको वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। वैल्यू ऐड कौन कर रहे हैं, ये और ये। तो अगर आप इनकी जगह पे कोई कंप्यूटर लगा दो कि ऊपर जो डिसीजन लिए गए हैं वो सिस्टम में एंटर हुए, नीचे पता चल गया क्या करना है हमें, नीचे जो काम हो रहा है वो भी सिस्टम में एंटर किया, तो ऊपर कम्युनिकेशन होगी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये बीच वाले लोगों को निकाल दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, मशीन कंप्यूटर। क्या ख्याल है, तो उससे स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, फ्लैट हो गया। और ये जो आप मिडल मैनेजमेंट को रिमूव कर रहे हो, इसे क्या नाम दिया गया है, डीलेयरिंग का। क्या ख्याल है, तो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चर क्या है कि आप एक टॉल स्ट्रक्चर से थ्रू डीलेयरिंग कहाँ पे आ सकते हो, फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ सकते हो, जिससे कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। और अल्टीमेटली जब आपने ये मिडल मैनेजमेंट को रिमूव किया तो साथ ही क्या हो गई, फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल भी हो गए, तो डाउन साइजिंग भी हो गई। ये डाउन साइजिंग डीलेयरिंग आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है।
कि जब मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करोगे तो नंबर ऑफ पीपल आपका स्टाफ कम हुआ, तो ये डाउन साइजिंग भी होगी और साथ स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो गया, फ्लैट हो गया, जिससे कम्युनिकेशन क्विक होगी, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। क्या ख्याल है? ये भी एक इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। क्या ख्याल है? लेकिन वो कहते हैं ये डी लेयरिंग इतना आसान काम नहीं है। डी लेयरिंग अफेक्टिव तब होगी, आपको फायदा तब देगी जब आपके पास अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वाकई ही वो मिडल मैनेजर्स वाला काम कर सकती है। वो टेक्नोलॉजी ट्रस्टवर्थी रिलायबल है, मीन अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वाकई वो काम करेगी, इसके अंदर कोई एरर्स नहीं है। अगर वो काम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती जो मैनेजर्स कर रहे थे, टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो फिर डी लेयरिंग से उल्टा आप तबाही मचा बैठोगे। डी लेयरिंग में आपने क्या करना है, ये मैनेजर्स रिमूव किए थे, इनकी पावर अथॉरिटी किनको दे दी, ये लोअर लेवल मैनेजर्स को। एम्पावरमेंट भी हमने की थी ना फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ। क्या ख्याल है? तो उसके लिए इन लोकल मैनेजर्स का इस काबिल होना जरूरी है कि इनको अथॉरिटी दी जा सके। अगर ये गधे हैं, इस काबिल नहीं है, इनकी औकात इतनी नहीं है कि इनको अथॉरिटी दी जा सके, तो फिर उल्टा अथॉरिटी देने से तबाही हो जाएगी। तो डी लेयरिंग इफेक्टिव है, डी लेयरिंग प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है व्हेन हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी रिलायबल है, लोकल मैनेजर आर एबल टू रिटेन अथॉरिटी एंड लोकल मैनेजर्स आर मोटिवेटेड एंड मैच्योर। मीन मोटिवेटेड भी हैं, मैच्योर भी हैं, मीन अथॉरिटी लेना भी चाहते हैं और इस काबिल भी हैं, उनके अंदर स्किल्स भी हैं कि इनको अथॉरिटी दी जा सकती है। हाँ, अगर ये मैच्योर मोटिवेटेड नहीं है, आर एबल टू रिटेन अथॉरिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, तो फिर डी लेयरिंग से उल्टा हम नुकसान कर बैठेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है? आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग क्या होती है? अपने काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय से करवाने की बजाय अगर आप बाहर से करवा रहे हो, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप काम कर रहे हो, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? आउटसोर्सिंग। मीन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर। मीन आउटसाइडर बाहर से किसी से काम करवा लेना, ये क्या है? आउटसोर्सिंग। एक बिजनेस क्या क्या आउटसोर्स कर सकता है? एक बिजनेस क्या क्या आउटसोर्स कर सकता है? तो एक बिजनेस अपना अकाउंटिंग फंक्शन जो है वो आउटसोर्स कर सकता है। किसको आउटसोर्स कर सकता है? किसी अकाउंटेंसी फर्म को, की बजाय इसके कि आप अपना एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाओ, उसमें डिफरेंट अकाउंटेंट रखो और वो टिके ना, हर महीने कोई ना कोई एक अकाउंटेंट छोड़ के जा रहा है, आप मुसीबत में पड़े हो, नए अकाउंटेंट रखते हो, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने क्या किया? किसी अकाउंटेंसी फर्म को अपना अकाउंटिंग फंक्शन आउटसोर्स कर दिया कि भाई मेरी ये रसीदें ले जाया करो, उसकी जनरल एंट्री कहाँ पे बनेगी? अकाउंटिंग फर्म के अंदर। लेजर कहाँ पे बनेंगे? अकाउंटिंग फर्म के अंदर। ट्रायल बैलेंस वहाँ पे बनेंगे। आपको सिर्फ क्या चाहिए? एट द एंड ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, तो आपको बना के दे दिया करेंगे। इससे उल्टा आपको फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया कि एक तो वो लोग एक्सपर्ट हैं इस काम में, दूसरा आपको पूरा साल जो है वो स्टाफ रख के पे नहीं करना पड़ा, जितना काम करवाया उतना पे किया है, तो कॉस्ट कटिंग भी होगी, और तीसरा आपका वो काम एक्सपर्ट वे में परफॉर्म भी हो रहा है। क्या ख्याल है? एक कंपनी अपना HR फंक्शन जो है वो भी आउटसोर्स कर सकती है। HR का काम क्या होता है? लोगों को रिक्रूट करना और लोगों की ट्रेनिंग करना। क्या ख्याल है? तो आप अपना HR डिपार्टमेंट बनाने की बजाय किसी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अपना ये फंक्शन आउटसोर्स कर सकते हो कि भाई मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले इतने लोग चाहिए, वो आपको चूज़ करके फाइंड करके दे देंगे। भाई मुझे ये स्टाफ की ये ट्रेनिंग करनी है, उनके अंदर ये स्किल्स सिखानी है, वो आएंगे आके आपके स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। इससे आपको अपना HR डिपार्टमेंट नहीं बनाना पड़ा, बाहर से ये फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है। एक बिजनेस अपना मार्केटिंग फंक्शन जो है ये भी आउटसोर्स कर सकता है। मार्केटिंग का काम क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं,
और उनको ज़्यादा अच्छा पता है, उनके ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी कैसे मार्केटिंग करनी है। तो आप अपना डिपार्टमेंट बनाने के बजाय ये भी आउटसोर्स कर सकते हो, सिर्फ उनको पैसा देना है, बाकी सारी मार्केटिंग कैंपेन वो चलाएंगे। क्या ख्याल है? तो ये क्या हुआ, मार्केटिंग हमारा आउटसोर्स हो गया। एक कंपनी अपनी प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स भी आउटसोर्स कर सकती है, बल्कि ज़्यादातर कंपनी आजकल कर ही यही रही हैं। ये जो होंडा की कार आती है मार्केट में, आपको क्या लगता है इसकी हर चीज़ होंडा ने बनाई है? नहीं, इसका इंजन जापान से ही बनवाते हैं कहीं से, इसके टायर ये कोरिया से किसी कंपनी से बनवाते हैं, इसकी बॉडी, इसकी सीट सारी चाइना से किसी कंपनी से बनाते हैं। खुद सिर्फ क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मंगवा के इनको असम्बल करते हैं या कार की डिज़ाइनिंग करते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स ये होंडा खुद नहीं बनाता, कहाँ से लेते हैं? बाहर से आउटसोर्स किए हुए हैं। तो कंपनीज इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है अपनी, वो भी आउटसोर्स करते हुए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। एक कंपनी और क्या आउटसोर्स कर सकती है? आउटसोर्स कर सकती है अपना क्लीनिंग स्टाफ भी। ये क्लीनिंग वाले लोग बड़ा तंग करते हैं, आए दिन इनका कोई ना कोई मरना होता है, आए दिन इन्होंने बीमार होना होता है। सपोज हमने यहाँ पे कॉलेज में कुछ क्लीनर रखे 2-3, आए दिन इनके मसले, किसी का कोई मर गया है, किसी को कोई बीमार हो गया है, तो यहाँ पे क्लीनिंग वाले नहीं आएंगे तो सफाई कौन करेगा? फिर तो सफाई तो नहीं ना होगी। जैसे हमारे घरों में काम वालियाँ होती हैं, क्या ख्याल है? तो आए दिन इन्होंने कोई ना कोई छुट्टी करना होती है हफ्ते में एक आध दफ़ा, और उस दिन घर में तबाही मची होती है। तो क्या किया हमने, ये क्लीनिंग आउटसोर्स कर दिया किसी एक क्लीनिंग कंपनी को कि भाई हमें डेली बेसिस पे 4 क्लीनर यहाँ पे चाहिए सफाई के लिए, चाहे आपके क्लीनर अवेलेबल हैं या नहीं है, हमें डेली बेसिस पे 4 क्लीनर चाहिए। तो उससे मसला रिजॉल्व हो गया। डेली 4 क्लीनर यहाँ पे होते हैं, शक्लें बेशक तब्दील हों लेकिन अवेलेबल होते हैं, जिससे हमारा काम क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। तो ये भी आउटसोर्स हो सकता है। आउटसोर्स कर सकते हैं हम किस चीज़ को? अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भी। उस तरह से सिक्योरिटी स्टाफ का भी मसला है। 2 गार्ड रखे अपने गेट पे, 2 गार्ड चाहिए यहाँ पे। आए दिन किसी गार्ड का कोई मर गया है, कोई बीमार हो गया, कोई भी क्या मसला है, तो गार्ड पे सिक्योरिटी कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन वाले समटाइम गेट पे खड़े होते थे, क्यों? गार्ड आज नहीं है। तो क्या किया हमने, ये भी आउटसोर्स कर दिया किसी सिक्योरिटी कंपनी को कि भाई हमें डेली बेसिस पे 2 गार्ड हमारे गेट पे चाहिए, चाहे आपके गार्ड अवेलेबल हैं या नहीं है। तो अब डेली 2 गार्ड गेट पे होते हैं। कभी कभार शक्लें चेंज होती हैं लेकिन अवेलेबल ज़रूर होते हैं। और दूसरा, जिनको आउटसोर्स किया वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। क्या ख्याल है? एक तो उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी बनी होगी, गार्ड प्रॉपर्ली ट्रेन भी उन्होंने किए होते हैं अपने, कि उनका काम ये है, उनके पास वेपन भी प्रॉपर चलने वाला होता है। तो अच्छी सिक्योरिटी हमारी जो है वो मैनेज होगी आउटसोर्स करने से। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी क्या है? आउटसोर्सिंग के इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली थ्रू इंटरनल स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है? अकाउंटिंग फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है, HR फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है, मार्केटिंग आउटसोर्स हो सकता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स आउटसोर्स हो सकता है, क्लीनिंग स्टाफ आउटसोर्स हो सकता है, सिक्योरिटी स्टाफ आउटसोर्स हो सकता है, डाटा एंट्री जो है वो आउटसोर्स हो सकता है कि सपोज आपने डेली बेसिस पे सिस्टम में एम्प्लॉयज़ ने कितने कितने आवर्स काम किया, ये एंटर करने हैं, तो ये भी आप आउटसोर्स कर सकते हो। अपना पेरोल का काम, मीन एम्प्लॉय की डेली के वेजेस सैलरीज प्रिपेयर करने के लिए आवर सिस्टम में एंटर करने हैं, तो जैसे कि अपना स्टाफ रखो, आप ये भी किसी IT कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हो। अपना IT फंक्शन आप आउटसोर्स कर सकते हो किसी IT कंपनी को। वेबसाइट में चेंजेस करनी है, वेबसाइट को मैनेज करना है, रेगुलर बेसिस पे देखना है, तो आप किसी IT सर्विसेज कंपनी को जो है वो आउटसोर्स कर सकते हो, जो रेगुलर बेसिस पे आपकी वेबसाइट को मैनेज करते रहेंगे। जैसे कि अपना IT डिपार्टमेंट बनाओ, उसमें स्टाफ रखो, उनको पूरा साल पे करो। नहीं, आप बाहर से भी ये सर्विसेज ले सकते हो। अब इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है कि वो बाहर जिसको आपने काम आउटसोर्स किया है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या ख्याल है? वहाँ से गार्ड अवेलेबल अभी तक नहीं हुए, क्लीनर अभी तक नहीं आए, तो क्या आप चल के जाओगे उधर? नहीं, उनको फ़ोन करोगे, भाई ये क्लीनर आपके नहीं है या आपके गार्ड नहीं आए। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी।
हाँ, अगर ये टेक्नोलॉजी फ़ोन वगैरह नहीं है तो फिर वो आउटसाइडर्स को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये आउटसोर्सिंग आपकी उल्टा तबाही मचा देगी। क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, बाहर लोगों को कम्युनिकेट करना जो है वो आपके लिए ईजी हो गया है, तो इसलिए आउटसोर्सिंग भी आपके लिए क्या हो गया है, ईजी हो गया है। इवन ये मैन्युफैक्चरिंग आपने सपोज आउटसाइड कंट्री कहीं पे जो है वो होंडा वाले इंजन जापान से लेते हैं, टायर कोरिया से लेते हैं, तो भाई कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, जिसके थ्रू इजीली ये मैनेज होगा। अगर ये ईमेल टेलीफोन नहीं है तो फिर ये आउटसोर्स आप बाहर किसी दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते, क्यों, चल के जाना पड़ेगा, तो उसमें अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। क्या ख्याल है, तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी आउटसोर्सिंग। और अल्टीमेटली जब आप अपने स्टाफ की बजाय बाहर से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो स्टाफ अपना नहीं रखा तो स्टाफ कटिंग हो गई, तो ये डाउन साइजिंग भी है साथ साथ। इसके अलावा क्या था, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर 3 में, अभी सिर्फ नाम हमने देखा है। हाँ, इसके अलावा कोई 3-4 इम्पैक्ट और भी हैं जो हमने कवर करने हैं। एक है रीस्ट्रक्चरिंग, एक है ऑनलाइन सोशल मीडिया, एक है बिग डेटा, और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मीन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग दो तरह की होगी, वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। वर्टिकल क्या होता है ये, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये। तो वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को एक टॉल स्ट्रक्चर से कहाँ पे ला सकते हैं, फ्लैट पे ला सकते हैं थ्रू डीलेयरिंग, जिससे क्या होगा, बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो गया, मीन कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। साथ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल, डाउन साइजिंग का फायदा भी आपको मिल गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना, मीन टॉल स्ट्रक्चर से कहां पे आ जाना, फ्लैट स्ट्रक्चर पे, मीन वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, किस लिए, क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव होंगी। हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट ब्रांचेस को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपस में लिंक करना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। या आजकल हम डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हैं, कोई चीज़ बाय करनी, उसका साइज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो कहते हैं ठहरें हम आपको पता करके बताते हैं किस ब्रांच पे पड़ा है, फलां ब्रांच पे पड़ा ये साइज़। वो कैसे चेक करके बताते हैं, आपस में इनका जो रीस्ट्रक्चरिंग हॉरिजॉन्टल हुई है, मीन लिंक हुआ है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन क्या हो रही है, क्विक हो रही है, आपको भी फौरी वो डिसाइड करके बता रहे हैं कहाँ पे पड़ा है, तो डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो रही है, इससे बिजनेस एफिशिएंसी अचीव हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट किया है, एक ही लेवल के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। ये क्या है, टेक्नोलॉजी से बिजनेस स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी पे क्या फ़ायदा है, स्ट्रैटेजी मीन कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग पे क्या फ़ायदा आया, तो रीस्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं, वर्टिकल मीन टॉल स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं, नहीं हम डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक करके कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक कर सकते हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। आइए पढ़ते हैं क्या है ये। रीस्ट्रक्चरिंग में भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। Different organization merge functions, sections and departments according to the technological advancement and continuously restructure the organization structure. इन आपस में हम मर्ज कर रहे हैं चीज़ों को, हाँ, टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को आपस में मर्ज कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो एक लेवल पे उनको आपस में मर्ज में लिंक कर रहे हैं। लाइक रियल टाइम ऑनलाइन डेटा अवेलेबिलिटी हैज़ शिफ्टेड द रीजनल डिसीजन मेकिंग इनटू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। एक ही जगह पे बैठ के आप जो है वो पूरे बिजनेस मॉडल जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन ले रहे हो, तो ये क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा।
कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक करने के लिए, वर्टिकल टॉस स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर, और हॉरिजॉन्टल लिंकेज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ब्रांचेस। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी? ऑनलाइन सोशल मीडिया। ऑनलाइन सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो बिजनेस को हेल्प दे रहे हैं किस चीज़ में? मार्केटिंग करने में, एडवर्टाइजिंग करने में। जिसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को चेंज करके रख दिया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या थी? ये बोर्ड के थ्रू, पम्फलेट के थ्रू, बैनर्स के थ्रू मार्केटिंग करना, जिसके लिए हमें चल के जाना पड़ता था डिफरेंट जगहों पे ये मार्केटिंग करने के लिए। बोर्ड इतना बड़ा लगाने के लिए लोग लटके हुए ऊपर से कहीं गिर के वैसे मार मुर जाते थे। तो अब इसने क्या किया है? मार्केटिंग को ही चेंज करके रख दिया। एक ही ऑफिस में बैठ के, एक ही टेबल चेयर पे बैठ के आप पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। क्विक मार्केटिंग है मीन वो लोकल सोशल वेबसाइट जिस पे ज़्यादा कंज्यूमर आता है, या फेसबुक है जहाँ पे ज़्यादा सारी दुनिया है, तो आप वहाँ से पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग कर सकते हो एक ही टेबल चेयर पे बैठे हुए। और क्विक फ्यू क्लिक्स करनी है, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। इवन आप बिजनेस की बाइंग सेलिंग भी इसके थ्रू कर रहे हो। ये क्या है? टेक्नोलॉजी ने बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी पे क्या चेंज लाया कि थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया आप क्या कर रहे हो? बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हो, मार्केटिंग की सूरत में कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस की सूरत में कर रहे हो। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। क्या? ऑनलाइन सोशल मीडिया। हम पढ़ते हैं क्या है? So online social media has changed the business model. Personal and business entities now have become the digital identities. मीन अब आपके बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है? आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज, आपका फेसबुक पेज, जहाँ से आपके बिजनेस की आइडेंटिटी हो रही है। Physical interactions, traditional marketing, traditional business have affected through digital social media. मीन वो सारी चीज़ें जो पहले मैनुअल होती थी अब सारी की सारी अफेक्ट कर दी हैं किसने? डिजिटल सोशल मीडिया ने। आपको अब कहीं पे चल के नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे बैठ के आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हो, दुनिया के आगे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। ये भी इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है? बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास होल्ड करती हैं, यूज प्रोसेस करती हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? बिग डेटा का। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास होल्ड करती हैं या यूज प्रोसेस करती हैं, वो क्या है? बिग डेटा। डिफरेंट कस्टमर्स का डेटा जो है वो अब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास होल्ड करती हैं। क्यों? ताकि एक कस्टमर ने एक चीज़ बाय की है तो नेक्स्ट इसका हमने अगर कोई नया वर्जन जब अपडेट किया है तो कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी? कस्टमर का जो डेटा पड़ा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर लेके या ईमेल आईडी लेके उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट किस किस कस्टमर को हमने मार्केट करनी है? सबको तो नहीं ना करनी, ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में उनको करनी है ना। तो वो इतना सारा कस्टमर का जो डेटा पड़ा है उसमें से सिर्फ ये फाइंड करना कि इस प्रोडक्ट वाला कस्टमर कौन सा है, ये फाइंड करना बड़ा औखा काम है। तो आजकल डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमें उस बिग डेटा को एनालाइज करने में, उस डाटा को स्ट्रक्चर करने में, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट फोल्डर्स में हेल्प देते हैं। ये आपको अब पता हो कि अब हमारे मोबाइल में हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर एंटर करते हैं, कोई वीडियो एंटर करते हैं, कोई म्यूज़िक फाइल एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने फोल्डर में चली जाती है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प दे रहे हैं डाटा को मैनेज करने में। आज से कुछ साल पहले क्या होता था, हमें वो पिक्चर जो है वो पिक्चर वाले फोल्डर में कॉपी पेस्ट या मूव करना पड़ती थी। म्यूज़िक फाइल हमें म्यूज़िक फोल्डर एक बना के उसमें कॉपी करना पड़ती थी, मूव करना पड़ती थी। लेकिन नहीं, अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं वो ऑटोमेटिकली इनको क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस में। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास भी डिफरेंट कस्टमर्स का डाटा होता है। सपोज 50 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो किस प्रोडक्ट का कौन कौन सा कस्टमर है वो आपने सेपरेट स्टोर करना है। क्यों? कल को आपने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इस प्रोडक्ट के कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है ना, सारे कस्टमर को तो नहीं देनी। तो वो डाटा को आपने सेपरेट अरेंज करना है। अब वो अरेंज करने में टेक्नोलॉजी में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमें हेल्प देते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी में, डिसीजन मेकिंग में कि किस कस्टमर को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
उसका डाटा सेपरेट स्टोर करके आपको हेल्प देगी। इवन वो डाटा चूज़ करके उसके अंदर से उसका फ़ोन नंबर लेके या ईमेल आईडी लेके उसको आगे इंफॉर्मेशन देने में, मार्केटिंग करने में। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। मीन टेक्नोलॉजी बिग डाटा को मैनेज करने में, बिग डाटा को स्ट्रक्चर करने में हमें हेल्प दे रही है। और ये बिग डाटा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। हम अपने पर्सनल लेवल पे अगर देखें, पहले जब नया नया मोबाइल में मेमोरी आई थी ना, तो 50 MB मेमोरी होती थी। 50 MB से 100 MB पे बात गई, 100 MB से 500 MB, 500 से 1 GB मेमोरी, वो बड़ी मेमोरी है। 1 GB से 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB और अब शायद 128 GB भी हमारे लिए कम पड़ी होती है। ये तो हमारे पर्सनल लेवल पे डाटा के यूजेज की बात हो रही है। कंपनी के लेवल पे देखें तो शायद बहुत बड़ी अमाउंट का डाटा उन्हें क्या करना है, होल्ड भी करना है, उसे प्रोसेस भी करना है। मीन उसमें से सेपरेट चीज़ें जो है वो सेपरेट सेव करनी है, उसमें से कोई पर्टिकुलर टाइप का डाटा निकालना है। क्या निकालना है? सपोज डाटा के अंदर से आपने कुछ पैटर्न देखने हैं, मीन देखना है कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, लास्ट ईयर इसकी कितनी सेल हुई थी, करंट ईयर में इसकी कितनी सेल हुई है, ताकि उसकी बेस पर आप डिसीजन मेकिंग कर सको कि इस प्रोडक्ट को हमने आगे फर्दर मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी है, इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है या नहीं करनी। फैशन आपने देखने हैं, सपोज लास्ट ईयर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, सपोज वो चली 8 माह, इस साल आपने प्रोडक्ट लॉन्च की और वो चली 4 माह। दिस मीन फैशन बड़े क्विकली चेंज हो रहे हैं। नहीं, लास्ट ईयर 4 माह चली थी, इस साल 8 माह चली है। दिस मीन फैशन में क्विकली चेंजेस नहीं आ रही, तो उसकी बेस पर आपने डिसीजन लेने हैं। कैसे? उस बिग डाटा की बेस पर, उस प्रोडक्ट का डाटा आपने क्या करना है, प्रोसेस करके डिसीजन लेने हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प दे रहे हैं वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर या स्ट्रेटजी थ्रू बिग डाटा। हम पढ़ते हैं ये क्या है। So extremely large data sets are being gathered, analyzed computationally to reveal pattern. मीन बिजनेस को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा गैदर करना है, स्टोर करना है, उसे एनालाइज करना है, कंप्यूटेशन उस पर अब प्रोवाइड करनी है टू रिवील पैटर्न मीन ट्रेंड देखने हैं कि आइदर सेल इंक्रीज हो रही है किसी प्रोडक्ट की या डिक्रीज हो रही है। फैशन देखने आपने कि आइदर क्विकली चेंज हो रहे हैं या स्लोली चेंज हो रहे हैं। ट्रेंड्स आपने देखने हैं उसकी सेल में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। एसोसिएशन एंड प्रेफरेंसेस आपने देखनी है, स्पेशली रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। क्यों? ये ट्रेंड फैशन चेंज होने से ह्यूमन बिहेवियर का आपको पता चलता है। सो दीज बिग डेटा सेट्स आर बीइंग यूज टू टेक बिजनेस डिसीजन। तो जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इस डाटा को एनालाइज करने में, प्रोसेस करने में, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का यूजेज है इन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। सो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी, डाउन साइजिंग, फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल, डी लेयरिंग, टॉल से फ्लैट स्ट्रक्चर, आउटसोर्सिंग, कुछ ऑपरेशंस बाहर से परफॉर्म करवाना ताकि हम अपने मेन एरियाज को फोकस कर सकें। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं पता लेकिन है। रीस्ट्रक्चरिंग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपने करनी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस पैटर्न को चेंज करना है। बिग डाटा को आपने गैदर, प्रोसेस, मैनेज करना है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कुछ रोबोटिक सिस्टम्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो लाइक ह्यूमन बीइंग एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। ये आपको पता है आपके कुछ कैफ के पेपर जो है वो ई मार्किंग हो रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू मार्किंग हो रही है। क्या ख्याल है? ये आई कैप ने तो अभी स्टार्ट किया, दुनिया में पिछले कुछ 4-5 सालों से हो रहे हैं। ACCA, ICW के सारे पेपर ई मार्किंग होते हैं। कैसे होते हैं ये मार्किंग? कि आपका पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है इसको स्कैन करके सिस्टम में एंटर कर दिया जाता है और सिस्टम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सॉफ्टवेयर, जो लाइक ए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, आपके पेपर चेक करते हैं, मार्किंग करते हैं। कैसे चेक करते हैं? इनके अंदर डिफरेंट आंसर जो हैं क्वेश्चन के वो एंटर कर दिए जाते हैं और ये क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपका पेपर चेक करके मार्किंग करते हैं। और मज़े की बात है ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छी मार्किंग करते हैं।
क्यों? ह्यूमन बीइंग का दिमाग ठीक है, मूड ठीक है तो पेपर ठीक चेक करेगा, मूड ठीक नहीं है तो ठीक चेक नहीं करेगा, जबकि ये सिस्टम ऑलवेज एक्यूरेट मार्किंग करेंगे। ये जो ई मार्किंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये हम डिफरेंट गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, चेस खेल रहे हैं, बड़ा दिमागी काम है। इधर से आप चाल चल रहे हो, आगे से कंप्यूटर चाल चल रहा है, वो कंप्यूटर जो चाल चल रहा है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैसे वो चाल चल रहा है? इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज पहले से एंटर किए गए हैं कि ये रिस्पॉन्स आए तो तूने आगे से ये बिहेव करना है, ये रिस्पॉन्स आए तो तूने ये बिहेव करना है। जैसे हमने भी सीखी है गेम, कैसे सीखी है कि ये चाल चले तो हमने ये चलना है, ये चाल आए तो ये चलना है, तो इस तरह से इसके अंदर भी डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज एंटर किए गए हैं और ये उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लाइक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? कोई एनालिटिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से बिजनेस के अंदर भी क्या होते हैं? कोई इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, रोबोटिक सिस्टम यूज़ होते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम जो रूटीन में बार बार फेस करना पड़ती हैं, तो उसके लिए बंदा बिठाने के बजाय आप क्या करते हो? कोई सॉफ्टवेयर लगा देते हो और सॉफ्टवेयर उन प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? तो ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। क्या ख्याल? कॉम्प्लेक्स किस्म के इंजीनियरिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए कोई रोबोटिक सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। वो जो रोबोटिक सिस्टम है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो लाइक ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं। कहीं पढ़ते हैं ये क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ शिफ्टेड द पैराडाइम। पैराडाइम बोलते हैं स्टैंडर्ड को। मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेंज करके रख दिए हैं। मीन वो काम जो ह्यूमन बीइंग समझते थे बड़ा यौका काम है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम क्विकली परफॉर्म करके दे देते हैं। Different business segments are using artificial intelligence at various services are being provided with the help of artificial intelligence। क्या ख्याल है? वो जो हॉस्पिटल में आपकी पल्स रेट, बीपी को चेक करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन असिस्टेंस टू द कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बैंक वगैरह में डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो है वो एप्लीकेशन का रिप्लाइज मिल रहे हैं। Frequently occurring problems are being solved using artificial intelligence, and routine decision making is also being done with the help of artificial intelligence। मीन रोबोटिक सिस्टम लगाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूटीन के मसले रिजॉल्व करने में हेल्प देते हैं। सो क्या है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी? के हम क्या कर सकते हैं? डाउन साइजिंग के थ्रू अपने स्ट्रक्चर में फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम कर सकते हैं। डी लेयरिंग के थ्रू हम अपने स्ट्रक्चर को टॉल से फ्लैट बना सकते हैं। आउटसोर्सिंग के थ्रू अपने स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ डिपार्टमेंट हम आउट करके बाहर से काम करवा सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू स्ट्रक्चर को हम वर्टिकल मीन टॉल से फ्लैट स्ट्रक्चर की तरफ या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू हमें स्ट्रैटेजी मेकिंग, स्पेशली मार्केटिंग या बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में हेल्प मिलती है। नहीं, बिग डाटा को हमने क्विकली जो है वो एनालाइज करना है ताकि हम क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्विकली फाइंड कर सकें कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर कौन कौन सा है, तो उसमें हेल्प मिलती है। नहीं, कुछ रूटीन लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या करना है? हमने इसकी 3 लाइनें एक दफ़ा लर्न करके हाथ से लिख लेनी है। इसकी 3 लाइनें 4 पॉइंट एक दफ़ा हाथ से लर्न करके लिख लेने हैं। इसकी डेफिनेशन की 3 लाइनें और 5 एग्जाम्पल एक दफ़ा हाथ से लिख लेनी है। इसकी 3 लाइनें हाथ से एक दफ़ा लिख लेनी है लर्न करके। फिर इसकी 3 लाइनें, इसकी 3 लाइनें, इसकी 3 लाइनें, मीन बारी बारी एक एक को पकड़ना है, लर्न करना है और छाप देना है। ज़रूरी नहीं यही वर्डिंग लिखी जाए, ऑन वर्डिंग भी यूज़ की जा सकती है, कीवर्ड्स यही यूज़ करने हैं। क्या ख्याल है? तो कुछ 7-8 छोटे छोटे टॉपिक आगे तो हवा नहीं बना लेना, एक एक को पकड़ना है, लर्न करना है, 3 लाइनें, उसके बाद लिख देना है। हाँ, जब ये 3 लिख लोगे, ये चौथी लिखने लगोगे, पता चलेगा पहली 3 भूल गई है। तो क्या करना है? वो अपना लिखा हुआ बस एक दफ़ा यूँ देखना है, देखते ही दिमाग में फिर आ जाएगा वो, अच्छा ये बात थी। आज लर्न किए ये 7, कल पता चलेगा भूल गए। तो क्या करना है? वो अपना लिखा हुआ रजिस्टर ही दोबारा खोलना है, यूँ सामने लाना है, 5 मिनट में फिर दोबारा दिमाग में आ जाएंगी। हाँ, अगर आप इसको बुक में ही रहने दोगे, लिखोगे नहीं, तो फिर कल भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आज लर्न करने में लग रहा है। इसलिए लर्न करके लिख लेना है अपने रजिस्टर में।
सो यहाँ तक हमारे पॉलिटिकल फैक्टर कंप्लीट हो गए, इकोनॉमिक कंप्लीट हो गए, सोशल कंप्लीट हो गया, टेक्नोलॉजिकल कंप्लीट हो गया, लीगल कंप्लीट हो गया, पीछे क्या रह गया? इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट। ये आजकल डिफरेंट हम एसी के ऊपर देखते हैं, इको फ्रेंडली। ये इकोनॉमिक्स फ्रेंडली नहीं है। वो जो पेपर हमने पढ़ा था इको, वो इकोनॉमिक्स था, इको मीन इकोलॉजी नहीं था। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन माहौल दोस्त। तो यहाँ पे हमने क्या देखने हैं? कुछ माहौल से रिलेटेड फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कहते हैं एक बिजनेस क्या करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट के बिजनेस क्या करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट मीन माहौल को इम्पैक्ट करता है। तो बिजनेस को क्या करना है? उस इम्पैक्ट को फोकस करके मिनिमाइज करना है। एक बिजनेस 3 वे में फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में करता है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बिजनेस क्या करता है? डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करता है अपनी प्रोडक्शन के अंदर। तो वो रिसोर्सेज को अगर सिर्फ यूज़ कर रहा है, उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, उन्हें रिप्लेनिश नहीं कर रहा, सिर्फ यूज़ किए जा रहा है, तो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? एक टाइम आएगा वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने से ना आपको मिलेंगे ना आने वाली जनरेशन को मिलेंगे। तो किसने ख़त्म किए? आपने। तो बिज़नेस ने फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया। इसलिए आपको क्या करना है? उन रिसोर्सेज को सिर्फ यूज़ नहीं करना, उनको रिप्रोड्यूस भी करना है, रिप्लेनिश भी करना है, ताकि फ्यूचर में आपको भी मिलते रहें और आने वाली जनरेशन को भी मिलते रहें। हाँ, अगर बिजनेस रिसोर्सेज को यूज़ किए जा रहा है, रिप्रोड्यूस रिप्लेनिश नहीं कर रहा, तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर जनता को पता चल गया कि आपने वो रिसोर्सेज ख़त्म किए हैं, तो क्या आपको कोई सपोर्ट करेगा? नहीं, तो उससे बिज़नेस अफेक्ट होगा। क्यों? बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उससे ही बिजनेस है, तो बिजनेस भी अफेक्ट होगा। एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में। कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है? CO2 एमिशन। CO2 एमिशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन धुआं। जो बिजनेस की प्रोडक्शन फैक्ट्री से धुआं निकलता है, तो ये क्या है? CO2 एमिशन क्या करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये वेदर का नेचुरल वे से चेंज ना होना। क्या ख्याल है? दिसंबर आ जाता, अभी तक सर्दी नहीं आई होती। क्या ख्याल है? मई में समटाइम सर्दी आ रही होती है, पता नहीं चल रहा होता कि हमने जर्सियाँ रखनी है या पहनते रहना है। मार्च अप्रैल में ये चीज़ें चल रही होती हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो वेदर कंडीशन को चेंज करती हैं। तो बिजनेस को क्या करना है? इस CO2 एमिशन को कम करना है। आपको पता है, एक गाड़ी है डीजल वाली, एक गाड़ी है पेट्रोल वाली, एक गाड़ी है हाइब्रिड। जो डीजल वाली है ये ज़्यादा धुआं छोड़ती है, पेट्रोल वाली कम धुआं छोड़ती है, और हाइब्रिड गाड़ी धुआं छोड़ती नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है। डीजल गाड़ी पुरानी गाड़ी, उसके बाद आई नई टेक्नोलॉजी पेट्रोल, पेट्रोल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई क्या? हाइब्रिड। अब नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ CO2 एमिशन क्या हो रही है? कम 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 हो रही है। तो बिज़नेस को भी क्या करना है? प्रोडक्शन के अंदर मशीनरी अपनी अपग्रेड करनी है। ऐसी मशीनरी की तरफ जाना है जो क्या करे? कम CO2 एमिशन छोड़े। इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट सेफ होगा। एनवायरनमेंट सेफ होगा तो अल्टीमेटली भैया आप भी सेफ होगे। क्या ख्याल है? ऐसे बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे धुआं 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 है, तो वो धुआं दुनिया को ही नहीं, आपकी हेल्थ को भी तो अफेक्ट कर रहा है। आप भी तो जल्दी मरोगे। क्या ख्याल है? तो क्या बिज़नेस इसलिए कर रहे हो कि जब बिज़नेस बड़ा ग्रो हो जाएगा तो आप मर जाओ? नहीं, तो क्या करना है? एनवायरनमेंट पे बैड इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। कैसे? कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में, मीन CO2 एमिशन जो आप छोड़ रहे हो, बैड फुटप्रिंट्स धुएं के छोड़ रहे हो, उसे मिनिमाइज करना है। एक बिजनेस और क्या करता है? इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को कुछ अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन की फॉर्म में भी।
अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, या फिर सॉइल पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन क्या है? ये अंदर हम एसी चला रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ठंडी हवा। बाहर ये क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हीट पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? ये आपकी फैक्ट्री में जो मशीनें चलती हैं तो वहाँ से टी टी चा पा जो होती है, ये क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन लोगों के ब्रेन को अफेक्ट करती है। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल कंटामिनेशन, ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं या अपना वेस्ट हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो वेस्ट ऐसे ही फेंकते हैं तो क्या करता है? ज़मीन को तबाह कर देता है। क्या ख्याल है? तो हमें क्या करना है? इसको भी रिड्यूस करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना है, सॉइल कंटामिनेशन को कम करना है। हाँ, अगर हम रिसोर्सिस की रिप्लेनिश नहीं कर रहे, CO2 एमिशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को हम फिजिकली बैडली इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो यहाँ से क्या लेना था? सिर्फ कॉन्सेप्ट के एक बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो 3 वे में इम्पैक्ट करता है, यूज़ ऑफ रिसोर्सिस की फॉर्म में, कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में, या कुछ अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, या फिर सॉइल कंटामिनेशन है। और हमने क्या लर्न करना है कि ये जो रिसोर्सिस होते हैं वो कहते हैं जी 2 तरह के होते हैं। रिसोर्सिस 2 तरह के होते हैं। क्या? कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सिस होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? जो ह्यूमन बीइंग और रिप्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? वुड है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। क्या ख्याल है? सोलर के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना, विंड पावर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करना, वुड मीन दरख्त लगा के लकड़ी और प्रोड्यूस करना, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? रिप्रोड्यूस भी करनी चाहिए। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज? जो ह्यूमन बीइंग रिन्यू नहीं कर सकता। पेट्रोल है, ऑयल है, गैसेस हैं। तो क्या करना हमें? इनके यूजेज को लिमिट लगानी है। लैंड है तो इसके यूजेज को लिमिट लगानी है। सो क्या करना हमने? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू करना है और नॉन रिन्यूएबल को लिमिट लगानी है। क्यों? अगर लिमिट नहीं लगाई, बेतहाशा यूज़ करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है? जैसे लैंड है, अगर हर बंदा जो है वो 2-2 कनाल का बंगला बना के घर में रहना शुरू कर देगा तो इससे क्या होगा? वो ज़मीन जो एग्रीकल्चर में है वही ख़त्म होती चली जाएगी। तुम्हारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डेफोरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट, दरख्त काटना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? फॉरेस्ट ख़त्म करना पड़ेंगे। फॉरेस्ट ख़त्म करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ से हमें जो एनिमल्स का नेचुरल मीट मिलता है वो फिर मिलना नहीं शुरू ख़त्म हो जाएगा। वो फिर हमें आर्टिफिशियल वे के थ्रू, फार्मों के थ्रू प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए बिज़नेस को क्या करना है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू करना है और नॉन रिन्यूएबल के यूजेज को लिमिट लगानी है। मीन जितनी नीड है उतना ही यूज़ करो, बल्कि कोशिश करो अगर उसका कोई अल्टरनेटिव मिलता है जो रिन्यू हो सकता है तो उसकी तरफ जाओ। सो क्या लर्न करना है हमने? ये 3 वर्ड्स लर्न करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? कॉन्सेप्ट। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। So ecological factor, impact of business on physical environment, there has been a growth in such awareness। इस पाकिस्तानी कौम को भी पता चल गया है कि पोल्यूशन नामी कोई चीज़ होती है। कब? पहले स्मॉग हुई है, अदरवाइज इसको कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं था पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। So society at large holds firms responsible for the environmental impact of their operation। क्या ख्याल है? बिजनेस हैं या फर्म्स हैं, क्या करते हैं अपने ऑपरेशंस के थ्रू। द प्रिसाइज नेचर ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ फर्म वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हाँ, कुछ बिजनेस ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लाइक प्रोडक्शन कंपनीज। हाँ, जो सर्विस बिजनेस है लाइक बैंक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा AC लगा के एयर पोल्यूशन कर लेंगे बस, CO2 एमिशन वगैरह वहाँ से
नहीं होती, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते। बट माइट बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग एरियाज, मीन बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करता है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो दो तरह के होते हैं, आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और आ फाइनाइट रिसोर्स दैट डज नॉट रिन्यू इटसेल्फ इन अ मीनिंगफुल ह्यूमन टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल क्या हैं, मिनरल्स हैं, मेटल ऑर्स हैं, फॉसिल फ्यूल है, कार्बन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज है। And extraction of non-renewable resources often has a negative impact on the local natural environment. For example, property development mean अगर हम घर बनाते चले जाएंगे, can use up land which was previously countryside, जो पहले क्या थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। तो एग्रीकल्चर के लिए फिर हमें डिफोरेस्टेशन में जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, जंगल ख़त्म करना पड़ेंगे, तो वहाँ पे जो एनिमल्स का फ्रेश मीट हमें मिलता है हाइजीनिक, वो नहीं मिलेगा, फिर हमें फार्मिंग मीट मिला करेगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड मीन रिन्यू नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम विद मीनिंगफुल ह्यूमन टाइम फ्रेम, जिसको ह्यूमन टाइम लगा के रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल वुड है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, ये जो प्लांट्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। And use of some renewable resources is at such a rate that the system which generates them cannot keep up with the demand. मीन की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ भी आना है। फॉर एग्जाम्पल ओवर फिशिंग, डेफोरेस्टेशन। ओवर फिशिंग, ये आपको पता है सर्दियों में लोग पागल ही हो जाते हैं फ़िश खाने के लिए। ये लाहौर में कोई डिफरेंट मछली वाली दुकानें हैं, कोई बशीर दारुल माई है, कोई सदीक दारुल माई है, कोई कसूर दारुल माई है। ये आपको पता है, ये बशीर दारुल माई की लाहौर में कोई 4 दुकानें, और एक दुकान पे डेली कितनी फ़िश बिकती है, डेली 1 ट्रक फ़िश का वहाँ पे सर्दियों में बिकता है। और 4 दुकानें हैं, 4 ट्रक, कहाँ से आएंगी वो फ़िश? दरियाओं से, नहरों से पकड़ेंगे तो वो तो मेरे हाल में 1 हफ्ते में ख़त्म कर देगी ये कौम। तो फिर क्या करते हैं, ये रिन्यू करते हैं, कैसे, फार्म बना के। उस तरह से अगर हम क्या करेंगे, डेफोरेस्टेशन मीन ट्रीज़ काटते चले जाएंगे, जंगल को ख़त्म करते चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी एनिमल्स का हमें फिर मीट नहीं मिलेगा, फिर हमें फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए फार्म भी साथ चलाने हैं ताकि हम रिन्यू भी कर सकें। सो क्या लर्न करना हमने, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन और कोई 2 एग्जाम्पल लिखनी आनी चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, CO2 एमिशन कॉज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मीन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही CO2 एमिशन का कॉज नहीं बनती, हम भी हैं। हम अपनी बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक का वो जो धुआं निकल रहा है वो क्या कर रहा है, CO2 एमिशन। क्या ख्याल है? लाहौर दुनिया का चौथा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, कराची दुनिया का दूसरा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। मीन पॉल्यूशन में हमारा टॉप है दुनिया में, आपको पता है। लाहौर दुनिया का चौथा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। आपको पता है लाहौर के अंदर ज़मीन से नीचे कोई 1/2 किलोमीटर ऊपर तक फ्रेश एयर नहीं है, पॉल्यूशन है सिर्फ। कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में रात को जाके यूँ देखना, आपको धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। वो क्या है, धुंध नहीं है, गर्मियों में धुंध नहीं है, वो क्या है, पॉल्यूशन। वजह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा ना होने की वजह है। लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, बसेस नहीं हैं, ट्रेन्स नहीं हैं। हर बंदा अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेके रोड पे आया हुआ है, बजाय इसके कि कुछ 100 बंदा एक बस पे ट्रैवल करे। नहीं, 100 बंदों ने 100 मोटरसाइकिलें लेके रोड पे आया हुआ है। वो जो CO2 एमिशन बाइक्स के धुएं के थ्रू हो रही है, वो क्या है, पॉल्यूशन। जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ही नहीं, हमारी एक्टिविटी से भी हो रहा है। घर से रोटी लेने जानी हो तो हम बाइक निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? ये नहीं कि 4 कदम पैदल चलूँ को थोड़ी शायद हेल्थ पे भी इफेक्ट आ जाए, नहीं, बाइक निकालनी है, और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन, CO2 emission. So it is referred to the amount of carbon dioxide emission caused by activities of a person or organization. Anything that consume energy will have a carbon footprints. A business use energy in manufacturing, transportation, heating and lighting. And global warming, increase in the average temperature of the Earth's atmosphere is a major concern. According to scientific community, this
is a result of release of greenhouse gases of which CO2 emission is the most important. इसकी वजह से वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, मीन आपकी वेदर कंडीशन जो है वो नेचुरली नहीं चल रही. Other form of pollution, it means undesirable state of the natural environment being contaminated with harmful substances such as consequences of human activities. The relevant major forces of pollution are listed below. Air pollution है, noise pollution है, या फिर soil contamination है pesticide की वजह से. So learn क्या करना हमने यहाँ से, सिर्फ 3 वर्ड्स लर्न करने हैं कि एक बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कार्बन फुटप्रिंट्स, पॉल्यूशन की फॉर्म में कॉन्सेप्ट, और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. बाकी रटा शटा नहीं है. हाँ, जो रटा लगाना है वो क्या है, वेज इन विच बिजनेस माइट इम्पैक्ट लिमिट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, के एक बिजनेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे लिमिट लगा सकता है, एक बिजनेस कैसे एनवायरमेंटल डैमेज को इम्प्रूव कर सकता है. तो ये कुछ 6 वेज हमें लर्न करने हैं. एक बिजनेस कैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लिमिट लगा सकता है, डैमेज को लिमिट लगा सकता है बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, कि अगर बिजनेस जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे तो उससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लिमिट लगा सकता है. एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी भाई, बल्ब हटा के वहाँ पे एनर्जी सेवर लगा देना. इनफैक्ट एनर्जी सेवर हटा के वहाँ पे एलईडी बल्ब लगा देना, जो क्या करेंगे, कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो इससे क्या हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई. पुराने विंडो एसी हटा के वहाँ पे स्प्लिट लगा देना, नहीं स्प्लिट भी हटा के वहाँ पे इन्वर्टर लगा देना, इससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एनवायरमेंटल डैमेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है कैसे, बाय इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर पैनल. कि बिजली क्या है, एक स्केर्स रिसोर्स है ना, क्या ख्याल है, जितनी सप्लाई है डिमांड उससे बहुत ज़्यादा है. तो क्या करो, आप कुछ अपनी बिजली प्रोड्यूस खुद कर लो सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट करके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, जिससे ना सिर्फ आप अपनी एनर्जी, अपने साथ वाले 10 घरों की एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लोगे. तो ये क्या है, एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करना. तो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है या एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकता है कैसे, थ्रू increasing energy efficiency, through investment in renewable energies like solar panel, या through sourcing goods locally as to reduce transportation cost. मीन गुड्स लोकली सोर्स करो बजाय इसके कि डिफरेंट दूर दराज लोकेशन से. क्यों, दूर दराज लोकेशन से चीज़ें लेके आओगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल भी कंज्यूम होगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. क्यों, फ्यूल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में साथ क्या होगा, CO2 मिशन भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. तो इसलिए क्या करो, लोकली गुड सोर्स करो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी और CO2 मिशन भी कम होगी, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रोक सकता है कैसे, बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर पैनल, सोर्सिंग गुड्स लोकली टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फ्यूल कंजम्पशन एंड CO2 मिशन. या कैसे बिजनेस रिड्यूस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन IT टू मेक इन्वेंट्री कंट्रोल मोर इफेक्टिव. मीन आप क्या करो, IT में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करो, ऐसी मशीनरी यूज करो जहां से इन्वेंट्री मटेरियल कम से कम यूज हो, मीन वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो. वेस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज के यूजेज को लिमिट लगा रहे हो, इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस होगा. या इन्वेस्टमेंट इन IT, ऐसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करो जो साथ साथ क्या करे, वेस्ट को रिसाइकल भी कर दे. क्यों, वो रिसाइकलिंग हो रही है वेस्ट की, तो इससे भी क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस हो रहा है. मीन क्या करो आप, इन्वेस्टमेंट इन मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस वेस्ट. क्या ख्याल है, या इसके साथ लिख लो IE, रिसाइकलिंग. या एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है कैसे, रिड्यूसिंग पैकेजिंग के थ्रू. ये जो पैकिंग मटेरियल है लाइक प्लास्टिक बैगेज वगैरह हैं, लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वाली चीज़ से कंसर्न होते हैं, ये पैकिंग मटेरियल फाड़ फूड़ के ऐसे फेंक देते हैं. जो ऐसे फेंकते हैं ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है. क्या ख्याल है, ये प्लास्टिक बैगेज क्या करते हैं, सीवरेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं. सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होता है तो वहाँ से क्या होता है, वो गंदा पानी गटरों का बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है, बीमारियाँ लगती हैं.
तो अब बिजनेसेस ने क्या किया है, प्लास्टिक बैगेज को बंद कर दिया है। ये क्या है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है। भाई घर से अपना थैला लेके आओ, क्या ख्याल है। ये खाने पीने वाली चीज़ें हम प्लास्टिक बैगेज में ले रहे होते हैं, गरम गरम हम सालन प्लास्टिक बैग में डलवा रहे होते हैं। वो प्लास्टिक बैग आपको पता है हाइजीनिक प्लास्टिक से बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ये क्या कर रहा है, कैंसर का कॉज बन रही है ये चीज़ें। क्यों, जब वो हीट मिलेगी उस प्लास्टिक को, क्या ख्याल है, तो प्लास्टिक भी आपकी खाने के अंदर शामिल हो जाएगा। और गंदे प्लास्टिक से अगर बना हुआ है तो गंदगी आपके खाने में शामिल होगी साथ, और वही आपके अंदर गई तो आपके अंदर क्या करेगी, वो कैंसर क्रिएट करेगी। क्या ख्याल है, या प्लास्टिक बैग आप चीज़ निकाल के फेंक दोगे, वो क्या करेगी, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी। तो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे, 6 वेज के थ्रू। नंबर 1, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज i.e. सोलर पैनल। नंबर 3, सोर्सिंग गुड्स लोकली टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कंजम्पशन। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी मशीनरी टू रिड्यूस वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन IT टू बेटर मैनेज द इन्वेंट्री i.e. रिसाइकलिंग। और छठा क्या है, रिड्यूसिंग पैकेजिंग। रिड्यूसिंग पैकेजिंग। तो ये 6 पॉइंट आपने लर्न करने हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये जो पूरा पेस्टल हमने पढ़ा पेज 25 से लेकर अब हम आगे कहाँ पे, पेज नंबर 41 पे, टोटल कोई 16 पेजेस। यहाँ से आज तक एग्जामिनर ने अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ टेस्ट की है ना, तो सिर्फ ये चीज़ 6 नंबर के लिए टेस्ट की है। अदरवाइज ये 16 पेजेस ऐसे हैं जहाँ से एग्जामिनर ने आज तक कभी कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट ही नहीं की। इसमें हमारे लिए छोड़ा हुआ है। हाँ, 2 दफ़ा यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, किसका, पेस्टल फैक्टर्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हुए हैं। क्या ख्याल है, फ्लावर सम वाला, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने सिनेरियो टैकल किया था पेस्टल का। उसी तरह का पेस्टल का क्वेश्चन अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट किया। मीन 2 दफ़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ आज तक उसने टेस्ट की है तो सिर्फ ये 6 नंबर के लिए वेज फॉर इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट एग्जामिनर ने टेस्ट किया। अदरवाइज पीछे सारा कुछ उसने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है, 7 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टेस्ट हो सकता है। लॉज डिफरेंट हैं, वो टेस्ट हो सकते हैं। क्या ख्याल है। सो क्या पढ़ लिया हमने, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, और 6 वेज हमने पढ़ लिए टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट। इसके नीचे गए तो एक छोटा सा हमें टॉपिक मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल मीन सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने वाली चीज़ को क्या हम नाम देंगे, सस्टेनेबल। कहते हैं कि एक बिजनेस सस्टेनेबल होगा, मीन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा, अगर वो क्या करे, अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए साथ एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करेगा। तो मीन सिर्फ रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेगा, साथ क्या करेगा, रिप्रोड्यूस रिप्लेनिश भी करेगा, तो फिर सस्टेनेबल है। मीन आपको फिर रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी है क्या, आज की ज़रूरतों को पूरा करना, फ्यूचर को कंप्रोमाइज़ किए बिना, ये क्या है सस्टेनेबिलिटी। मीन मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। मीन अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज़ किए बिना आज की ज़रूरतें पूरी करना, मीन रिसोर्सेज यूज़ करना, फ्यूचर को भी देखते हुए, मीन साथ रिप्रोड्यूस रिप्लेनिश भी करना ताकि मुझे फ्यूचर में भी मिलते रहें। तो ये क्या है सस्टेनेबिलिटी। ना सिर्फ अपना फ्यूचर, आने वाली पौध, आने वाली नस्ल, मीन फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर भी देखना है कि जैसे हमारी प्रीवियस जनरेशन ने हमारे लिए रिसोर्सेज छोड़े हैं, तो हमें भी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़ने हैं। ये बिजली सिर्फ यूज़ नहीं करनी, आज बचानी भी है। कमरे से जाते वक्त अगर आप देखते हो ये 40 लाइटें चल रही हैं और रूम के अंदर कोई नहीं है, तो स्विच ऑफ कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ख्याल है। अदरवाइज़ एक ज़माना आएगा
जहाँ पे लोग कहेंगे कि वो पाकिस्तान में कभी बिजली भी होती थी। इसलिए क्या करना है, रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ नहीं करने, इनको बचाना भी है या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो रिप्रोड्यूस करना है। सस्टेनेबिलिटी है क्या? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। मीन अपना फ्यूचर भी और आने वाली जनरेशन का फ्यूचर कंप्रोमाइज किए बिना आज की ज़रूरतें पूरी करना, ये क्या है? सस्टेनेबिलिटी। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। कहते हैं एक सस्टेनेबल बिजनेस कौन है? सस्टेनेबल बिजनेस, या उसने नाम दिया है ग्रीन बिजनेस। ग्रीन का मतलब क्या होता है? या आजकल डिफरेंट एसीज के ऊपर भी आप देखते हो ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ग्रीन का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये हरा पत्ता आजकल डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर देखते हो, ये हरा पत्ता का मतलब क्या है? ग्रीन मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो एक सस्टेनेबल बिजनेस मीन ग्रीन बिजनेस मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस की 4 प्रॉपर्टीज उसने हमें बताई हैं। क्या है? नंबर 1, इफ इट इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनटू इट्स बिजनेस डिसीजन। कि ग्रीन बिजनेस कौन है? ऐसा बिजनेस जो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंसीडर कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, वो है ग्रीन बिजनेस। मीन देख रहा है कि मेरा ये डिसीजन कहीं इन्वायरमेंट को बैड इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो मैंने कैसे इंप्रूव करना है, ये मेरे डिसीजन में अगर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो मैंने कैसे रिप्रोड्यूस करने हैं। अगर बिजनेस ये कंसीडर कर रहा है तो ऐसे बिजनेस को क्या नाम दिया जाएगा? सस्टेनेबल ग्रीन मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस इफ इट इनकॉर्पोरेट्स सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स इनटू इट्स डिसीजन मेकिंग। एक ग्रीन बिजनेस कौन है? ऐसा बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहा है इको फ्रेंडली मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स रादर देन एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ऐसा बिजनेस क्या है? ग्रीन है मीन सस्टेनेबल है। एक ग्रीन सस्टेनेबल बिजनेस कौन है? ऐसा बिजनेस जो मोर ग्रीनर है मीन मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है देन इट्स कंपेटिटर। अगर कंपेटिटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन को नहीं देख रहा और आप देख रहे हो तो आप कौन हो? सस्टेनेबल बिजनेस। क्यों? जनता को कभी तो पता चलेगा ना, वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है और आप इंप्रूव कर रहे हो, तो कस्टमर किसे सपोर्ट करेगा? आपको। और जब आपको सपोर्ट करेगा तो इससे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल किसे मिलेगा? आपको। तो एक ग्रीन या सस्टेनेबल बिजनेस कौन है? इफ इट इनकॉर्पोरेट्स सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल इनटू इट्स बिजनेस, if it's producing eco-friendly rather than eco-unfriendly products, if it is more greener mean environmental friendly than its traditional competitor। यह कि ग्रीन बिजनेस कौन सा है? ऐसा बिजनेस जो शो कर रहा है enduring mean long lasting commitments, enduring mean long lasting commitments towards improving environment, मीन जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एनवायरमेंट को फोकस कर रहा है, ऐसा बिजनेस क्या है? ग्रीन बिजनेस। तो क्या करना हमने? सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन लर्न करनी है। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। 4 प्रॉपर्टीज, 4 फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन बिजनेस हमने पढ़नी है। वो क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स इनटू इट्स डिसीजन मेकिंग, producing eco-friendly products rather than eco-unfriendly products, is more greener than its traditional competitors, and is showing enduring commitments towards improving environment। तो एक डेफिनेशन और ये 4 पॉइंट आपने रटा लगाने, एग्जामिनर 4-5 नंबर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर एक बिज़नेस सस्टेनेबल है मीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है तो इससे बिज़नेस को फ़ायदा होगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो बिज़नेस के साथ जो स्टेक होल्डर है इनको भी फ़ायदा होगा ना। क्या ख्याल है? शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? उसके रिटर्न बढ़ेंगे ना, उसके रिटर्न बढ़ेंगे, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर को फ़ायदा होगा, उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिलेंगी, एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा होगा, उसकी पे बढ़ेगी और उनकी जॉब सिक्योर होगी, मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा, मैनेजमेंट की पे बढ़ेगी, मैनेजमेंट की रेपुटेशन बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, टैक्स ज़्यादा मिलेंगे और साथ बिजनेस हेल्प करेगा गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल डैमेज रिड्यूस करने में, इससे लोकल कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, उनकी हेल्थ अफेक्ट कम होगा, साथ बिजनेस ग्रो करेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। क्या ख्याल है?
तो कुछ फ़ायदे लिखे जा सकते हैं सस्टेनेबल बिजनेस के। स्टेक होल्डर को फ़ायदे क्या हो सकते हैं? तो सप्लायर कस्टमर को फ़ायदा होगा, सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन होगा, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन होगा, और एथिकल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होंगे, मेन बिजनेस उनको फेयरली ट्रीट करेगा। शेयर होल्डर एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, इंक्रीज होगी सेल्स प्रॉफिट और कंटिन्यू होगी बिजनेस की सक्सेस। सोसाइटी को बेनिफिट होगा, किससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एनवायरमेंटल डैमेज इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का इंक्रीज़ होगा, और साथ बिजनेस CSR परफॉर्म करने में मीन एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर ऑपरेट करने में हेल्प देगा गवर्नमेंट को। क्या कह रहा है? कुछ फ़ायदे लिखे जा सकते हैं।